गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अनिला और निमरा बेटा काइंडली काइंडली बाकी ग्रुप के अंदर एक टेक्स्ट करते हैं, जल्दी से ऑनलाइन हो जाए बाकी लोग भी। ओके। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सारा एक ग्रुप के अंदर टेक्स्ट करो, बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम शबाना। होप सो यू विल बी फाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ओके वेल। तो व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, किसी को पता है? डेफिनेटली एवरीवन नोज। सुना होगा कि पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया, पेशेंट हार्ट फेलियर का है, पेशेंट हार्ट फेलियर का आगे है। तो क्या होता है हार्ट फेलियर, किसी को पता है? वालेकुम अस्सलाम फैसल, वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मोर देन फाइन। ओके वेल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट फेलियर को। आपको क्या लगता है हार्ट फेलियर क्या है, मायोकार्डियल इंफॉक्शन क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दैट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है? ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने डिफ्रेंशिएट करनी है आज। और एट द एंड हम एक कंक्लूड करेंगे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफॉक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क है। ओके। Unable to pump, heart failure. Okay, muscles unable to pump blood. Which muscle? Vessel, skeletal muscle. तो कौन से मसल्स पंप करते हैं ब्लड को? स्केलेटल मसल भी पंप कर रहे होते हैं। बट यू से फैसल। ओके, कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल पंप नहीं कर सकेंगे तो उस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहेंगे। ओके, एट सम एक्सटेंट यू कैन से कि आप कुछ ठीक कह रहे हैं। Instead of that, when heart muscles do not pump blood as well. Okay, when heart muscles pump not blood, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट पंप नहीं कर सकता या हार्ट के मसल्स ब्लड पंप नहीं कर सकते? अब यू कैन डिफाइन एज वेल कि हार्ट इज अनएबल टू मेंटेन द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द सेल। दैट विल बी मोर एक्यूरेट डेफिनेशन हार्ट फेलियर की। अब अगर कहेंगे ना कि हार्ट के मसल पंप नहीं कर सकते तो माइट बी देयर विल बी MI, देयर विल बी ए हार्ट अटैक, देयर विल बी ए मायोकार्डाइटिस,
there might be a cardiac tamponade, might be there will be a pericarditis। तो सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, एमआई क्या होता है। ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमने इनको डिस्कस करना है आज। ओके ओके सो अभी तक आप लोग एक हार्ट फेलियर की डेफिनेशन तक नहीं जा पहुँचे कि हार्ट फेलियर क्या चीज़ है। ओके थोड़ा ट्राई और करें। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि लाइक अगर हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, तो एक मेटाबॉलिक डिमांड होती है। अगर हम ये कह देते हैं कि हार्ट जो है मेटाबॉलिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा, तो यू कैन से कि माइट बी देयर विल बी ए हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। व्हाट यू से? हार्ट्स एबिलिटी टू पंप एंड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। ओके चलें ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ट इज अनेबल या हार्ट की एबिलिटी नहीं है। ओके वालेकुम अस्सलाम ताला, होप सो यू विल बी फाइन। डिफरेंट काजेज हो सकती हैं हार्ट फेलियर, डेफिनेटली डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। लाइक कोई एक आध आप बता सकती हैं, कोई 2-3 काजेज बताएं कि ये वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके सिंपल ये बताएं कि हार्ट के डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है हाइपरटेंशन एक काज है, थ्रोम्बोसिस डेफिनेटली काज है। आप ये बताएं कि हार्ट काम क्या करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हार्ट। अगर हार्ट फेलियर होएगा तो कौन से फंक्शंस अल्टर्ड होंगे, क्या होएगा बॉडी के अंदर, आप ये बताएं। Congestive heart failure clinical syndrome resulting from deficiency cardiac stroke volume relative to body need when inability of the cardiac output to okay well very good Shwana exactly। ठीक है इस्कीमी और hypoxia तो किस क्या हो सकता है, इस्कीमी और hypoxia क्या है ज़ैनब? वालेकुम अस्सलाम सना बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा हार्ट फेलियर के बारे में आज सना। तो हार्ट फेलियर की डिफरेंट पहले तो मैंने ये पूछा है कि हार्ट के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ताकि बाद में आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो उसमें क्या कौन कौन से फंक्शंस अल्टर्ड हुए हैं।
ओके, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पंपिंग एक्शन है इसका एक ही अभी तक आप लोगों ने बताया है। हार्मोन भी सिक्रेट करता है डेफिनेटली, एएनपी एएनएफ इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कार्डियोमायोसाइट्स। इसके अलावा पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी या सर्कुलेटरी सिस्टम सपोर्टिंग, ओके, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आपकी लंग्स और किडनी कर रही होती हैं, ओके। सेकेंडली ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर आप कहती हैं ना कि ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट वन, ओके। ओके, बस ये 2 से 3 काम करता है, इसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं है। व्हाट यू से, अगर हार्ट फेलियर होएगा तो आपके माइंड में तो ये आएगा कि अच्छा उस एरिया तक वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ब्लड सप्लाई कम हो ही जाएगी, या इंस्टेड ऑफ दैट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे, कोई हार्ट का और फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, डेफिनेटली यू विल बी राइट। और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या अदर साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको पता है? ओके, टिश्यू डेथ हो जाएगी, ओके। अगर टिश्यू डेथ किन कंडीशन में होएगी, अदर कंडीशन भी होती हैं, डेफिनेटली बेटा बीपी मेंटेन करता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन को, ओके ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड सर्कुलेट करता है। अब ब्लड के अंदर जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, ओके। चलें, आप लोगों ने अभी तक किसी ने मज़े का इंस्टेड ऑफ शोबाना, किसी ने मज़े का हार्ट फेलियर डिफाइन नहीं किया। क्या वाकई नहीं पता आप लोगों को कि हार्ट फेलियर क्या है? Okay, heart failure is defined as pathophysiological state in which the impaired cardiac function is unable to maintain adequate circulation for metabolic needs of the tissue of the body. So, हार्ट फेलियर बेसिकली क्या है कि कोई पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट हो सकती है। अब पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि हार्ट के जितने भी नॉर्मल फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनके अंदर कोई अल्ट्रेशन आ है, यहाँ हार्ट फेलियर। सना बेटा मैंने ये पूछा था कि हार्ट के डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो हार्ट की हम बात कर रहे हैं कि पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है। पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब है कि माइट भी प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आ गई है। ओके, so when there is a alteration in the physiology of the heart, that condition is known as pathophysiological state, जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट, पहला फंक्शन हार्ट का कि कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हार्ट क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ओके, तो अगर कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी, व्हाट यू से कि ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा? डेफिनेटली नहीं होएगा। अगर कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली heart is unable to maintain an adequate circulation. Cardiac output क्या है? The amount of blood ejected from the left ventricle per minute, कि 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है, दैट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। और जब कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो यू कैन इमेजिन कि 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। और हमने क्या कहा कि कोई ऐसी पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द हार्ट जिसके अंदर कार्डिक आउटपुट इम्पेयर्ड हो जाएगी। अगर कार्डिक आउटपुट इम्पेयर होती है
उसके रिजल्ट में सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगी, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगी तो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी मेंटेन नहीं होगी या फुलफिल नहीं होगी. दैट कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर. ओके, so heart failure is defined as the pathophysiological state of heart in which impaired cardiac function is unable to maintain an adequate circulation for the metabolic needs of the tissue of the body. ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. पहली कंडीशन हमने कहा है कि पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है. सेकंड हमने ये कहा है कि जब कोई हार्ट के अंदर अल्ट्रेशन आएगी या उसके फंक्शन के अंदर कोई डेविएशन आएगी दैट विल लीड टू इम्पेयर्ड कार्डियक आउटपुट, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन. अब कार्डियक फंक्शन जितने भी हमने कहा कि कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रही होती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन हो रहा होता है, इंजेक्शन फ्रैक्शन मेंटेन हो रही होती है, इंस्टेड ऑफ दैट सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में एक नॉर्मल सर्कुलेशन ब्लड की बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है. तो जब कार्डियक फंक्शन इम्पेयर्ड होएगी या कार्डियक आउटपुट इम्पेयर्ड होएगी, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इनएडिक्वेट सर्कुलेशन. जब इनएडिक्वेट सर्कुलेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में मेटाबॉलिक डिमांड्स या मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी फुलफिल नहीं होएगी. यू कैन इजीली डिफाइंड एज pathophysiological state in which impaired cardiac function is unable to maintain an adequate circulation for the metabolic needs of the tissue of the body. So I think now it's clear कि हार्ट फेलियर क्या है. अब पहले आप लोग हार्ट फेलियर को डिफाइन कर रहे थे कि हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड, हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड. किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हार्ट का फंक्शन इम्पेयर्ड होएगा. और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द हार्ट, तो 2-3 लोगों ने बताया. वेरी इंपॉर्टेंटली कार्डियक इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन होएगा या इम्पेयर्ड कार्डियक आउटपुट होएगी तो एडिक्वेट सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होएगी. हाइपोवोलीमिया के अंदर क्या होता है या हाइपोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन नहीं हो रही होती. या हाइपोवोलीमिक शॉक की अगर बात करते हैं तो हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रही होती. अल्टीमेटली वेनस रिटर्न रिड्यूस होती है, वेनस रिटर्न रिड्यूस होएगी तो आपकी कार्डियक आउटपुट कम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होती है, हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है या हाइपोक्सीमिया होना शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होती बॉडी की. इसलिए बॉडी की सेल जो है वो डाई कर रहे होते हैं, ये सेल टिश्यू हो रही होती है, ये सेल इंजरी हो रही होती है. गॉट इट. यहाँ तक सिर्फ हमने अभी तक हार्ट फेलियर की डेफिनेशन की है. यहाँ तक किसी को कोई भी किसी चीज़ की समझ नहीं है, हार्ट फेलियर को डिफाइन नहीं कर सकता. तो लेट मी नो. ओके, सेकंड, इट मे बी एन एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन हो सकती है. एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है. अब हार्ट फेलियर एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है. अब देखिए, इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है. अगर लॉन्ग पीरियड के लिए है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है तो वी कैन से कि क्रोनिक हार्ट फेलियर है. पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक हार्ट फेलियर. Okay, other condition is the term congestive heart failure is used for chronic form of heart failure in which the patient has an evidence of congestion of peripheral circulation and of lungs. Okay, very importantly कि congestive heart failure basically क्या है. अब congestive heart failure के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी peripheral circulation है, ये lungs हैं, उनके अंदर congestion होना शुरू हो जाती है. What is congestion? अगर सपोज मैं ये कह देता हूँ कि एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर 10 लोगों ने बैठना है और उसके अंदर आपने 20 बिठा दिए हैं, माइट बी देयर विल बी ए कंजेशन. सेम कंडीशन विद द ब्लड वेसल कि नॉर्मली ब्लड वेसल के अंदर ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड मूव कर रहा होता है. अब हार्ट क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्रोनिक फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर है. क्रोनिक फॉर्म ऑफ जब हार्ट फेलियर है तो हमने आप लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, लंग्स की तरफ लेके आ रहा होता है, लेकिन जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, सर्कुलेशन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एक कांस्टेंट अमाउंट से प्रोड्यूस हो रही होती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही इंक्रीज होएगा तो अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है. लेकिन जो आपकी ऑक्सीजन है उसका टेम्परेरी बॉन्ड होता है. जहाँ पे ज़रूरत होगी ऑक्सीजन विल बी एलिमिनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पिक्ड अप. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड बनाने के चक्कर में होती है ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो उस एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होएगा तो देयर विल बी ए कंजेशन.
पेरिफेरल कंजेशन उसको कहा जाता है। ये कंजेशन इन द सर्कुलेशन, कंजेशन इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो उस एरिया के अंदर अगर ये लंग्स के अंदर और पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर कंजेशन है और हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर है, तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। वेरी इंपॉर्टेंटली द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, हार्ट फेलियर में हमने क्या कहा है कि इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन होएगा, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी तो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी फुलफिल नहीं होएगी। गॉट इट। उसके बाद हमने कहा है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमने ये कहा है कि क्रोनिक फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर होती है जिसके अंदर there will be a congestion of peripheral circulation and of the lungs। उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज एंड रिजल्ट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ सीरियस हार्ट डिजीज। और लाइक कोई भी डिजीजेज हो सकती हैं, वेलुलर डिजीज हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, टेम्पोनेट हो सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये सारी एंड रिजल्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। सो कैन यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? अगर अभी भी किसी को कोई क्वेरी है इसमें उसको समझ नहीं आई कि हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। ओके, सो आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर के अंदर। वेल, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने कहा था कि हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन होती है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो रही होती। ओके, अगर कार्डियक आउटपुट की हम बात करें तो दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। और हम ये कह रहे होते हैं कि कार्डियक आउटपुट जितनी अच्छी होगी उसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर उतना अच्छा होएगा और मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल होती रहेगी। ओके, वेल आई एम बैक टुवर्ड्स द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव में सारा बेटा ये होता है, सिंपल मैंने ये एग्जांपल दी है कि सपोज आपके पास एक रूम है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट 10 लोगों के लिए है, आपने उसके अंदर 10 लोग बिठाने हैं, आपने क्या किया उसके अंदर 20 लोग बिठा दिए। जब आप 20 लोग बिठाएंगे ना तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कांस्टेंट अमाउंट से प्रोड्यूस हो रही होती है और आपने क्या किया, कमरा बंद कर दिया, उसके अंदर ऑक्सीजन रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होती है तो आप कहते हैं भाई कंजेशन हो रही है, दरवाज़ा खोल दें, कंजेशन हो रही है, दरवाज़ा खोल दें। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर से आना शुरू हो जाएगी, आपकी जो कंजेशन वाला एलिमेंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सेम विद द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है कि हर टाइम ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है टुवर्ड्स द लंग्स एंड टुवर्ड्स द किडनी ताकि उसकी ट्रांसपोर्ट हो सके, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एलिमिनेशन हो सके। लेकिन देयर विल बी ए क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर हमने ये कहा है कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन होएगी, मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल नहीं होती, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट से कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन उसके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन विल बी लिबरेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पिक्ड अप। अब वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच नहीं रही, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है। अब उस एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर या वो ब्लड जो वेनस रिटर्न की फॉर्म में वापस आ रहा था उसके अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाती है। कंजेशन मतलब कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर कंजेशन हो जाती है और साथ में लंग्स के अंदर भी कंजेशन होना शुरू हो जाती है। एक होता है हाइपरीमिया, एक होता है कंजेशन। हाइपरीमिया में ये होता है कि उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई एंड एज वेल एज सर्कुलेटरी सप्लाई दोनों इंक्रीज हो गई हैं। कंजेशन में ये होता है बेटा कि किसी ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हुई है और उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया। सेम जब पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर या वो ब्लड जो वेनस रिटर्न की फॉर्म में आ रहा था उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज कंजेशन। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि क्रोनिक फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर होती है जिसके अंदर पेरिफेरल सर्कुलेशन में कंजेशन और लंग्स के अंदर दोनों के अंदर कंजेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, आगे भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट अटैक क्या है। एट द एंड आप लोग जरूर इस लेक्चर को सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, तो हम बात कर रहे थे हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर में हमने ये डिस्कस किया कि इम्पेयर्ड सर्कुलेशन होगी। अब सर्कुलेशन डिपेंड करती है आपकी कार्डियक आउटपुट पे। जितनी अच्छी कार्डियक आउटपुट होगी उतनी सर्कुलेशन इजीली मेंटेन हो रही होती है। लेकिन वंस देयर विल बी रिडक्शन इन द कार्डियक आउटपुट, अल्टीमेटली देयर विल बी रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर कम होएगा तो सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि आपकी जो कार्डियक आउटपुट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर है। जितनी अच्छी कार्डियक आउटपुट होएगी उतना ब्लड प्रेशर अच्छा होगा। अगर कार्डियक आउटपुट विल बी रिड्यूस्ड, अल्टीमेटली देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट से, एंड दैट बिकम्स सफिशिएंट टू मीट मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। अब जितनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी या जितनी कार्डियक आउटपुट अच्छी होगी, एक फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अब नॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा बेटा, कि जितनी अच्छी कार्डियक आउटपुट होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा, उतना जल्दी से जल्दी, उतनी इफेक्टिवली आपकी मेटाबॉलिक डिमांड्स फुलफिल होती रहेगी, मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल होती रहेगी। लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट ही कम है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में जो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी है दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो उसके रिजल्ट में इनएफिशिएंट टू मीट, अगर कार्डियक आउटपुट कम होगी तो इनएफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी विल बी एन एविडेंस। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइंड बाय प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बताया था, या नहीं बताया होगा तो भी सुन ले कि प्रीलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, आफ्टरलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, अगर कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी अच्छी है अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा होगा। अगर प्रीलोड और आफ्टरलोड एक मैक्सिमम अमाउंट के साथ आ रहा है तो देयर विल बी गुड स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर प्रीलोड कम है, आफ्टरलोड कम है और मायो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट नॉर्मल नहीं है तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, तीसरी कंडीशन इजेक्शन फ्रैक्शन है, और इजेक्शन फ्रैक्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है। बेसिकली ये परसेंटेज होती है। ओके, और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर ये नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। ओके, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि within the physiological limit, if you increase the ventricle filling, increase fiber length, ejection or contraction will increase। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ने ये कहा था कि अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल लिमिट में अगर वेंट्रिकल की फिलिंग या लेंथ ऑफ द फाइबर, फिब्रल्स जिसे हम कहते हैं या फाइबर्स कहते हैं, अगर हम उनकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं ना, मीन के एक इलास्टिसिटी की बात करें या एक रबड़ की बात करते हैं या एक स्प्रिंग की बात करते हैं, तो उसने ये कहा था कि अगर आप रबड़ या स्प्रिंग को खींचते हैं ना तो उसके बेसिकली आप लेंथ या फाइबर लेंथ इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो फोर्सफुली आके एक दूसरे के साथ टच होते हैं। अब फ्रैंकलिन ने भी यही कहा था कि अगर हम वेंट्रिकल फिलिंग यानी फाइबर की लेंथ की कंट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इजेक्शन और द कंट्रैक्शन विल इंक्रीज। तो इसने ये कहा था कि अगर प्रॉपर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल होएगी, जितना ज़्यादा फिल होएगा उतना ज़्यादा वो फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करेगा। और दूसरा, इन अदर वर्ड्स, इफ वी इंक्रीज द फाइबर लेंथ दे विल कंट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। जिस तरह मैंने एक स्प्रिंग और रबड़ की एग्जांपल दी है कि एक रबड़ है, ये एक स्प्रिंग है, आपने क्या किया, दोनों एजेस को खींचा और उसके बाद आपने उन दोनों एज को छोड़ा। जब छोड़ते हैं तो वो फोर्सफुली एक दूसरे के साथ आके टच करते हैं। फ्रैंकलिन ने भी यही कहा था कि अगर आप वेंट्रिकल्स को फिजियोलॉजिकली, अगर आप वेंट्रिकल्स के अंदर जो फाइबर्स हैं उनकी लेंथ आप इंक्रीज करते हैं तो उससे वेंट्रिकल प्रॉपर फिल होंगे। जितने ज़्यादा वेंट्रिकल्स की प्रॉपर फिलिंग होगी वो उतना फोर्सफुली आके एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ कंट्रैक्शन इंक्रीज करवाएंगे, इजेक्शन ऑफ ब्लड इंक्रीज होगी, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकेगा। ओके, अब इजेक्शन फ्रैक्शन की तरफ आती हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन मोस्टली सुना होगा कि आप लोगों ने कि अगर कोई पेशेंट्स का हार्ट फेलियर का है तो उसके इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50 होती है तो हम कह रहे होते हैं कि हार्ट फेलियर का पेशेंट्स है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या चीज़? मोस्टली आप लोगों ने कोई भी पेशेंट्स या इको के लिए जाता है या इकोकार्डियोग्राफी के लिए जाता है तो आप देख रहे होते हैं कि उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है। इजेक्शन फ्रैक्शन के ऊपर आप हार्ट फेलियर को डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो सो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? One of the measurement used by the physician to assess how well the patient's heart is functioning. And ejection refers to amount of blood that is pumped out of the heart's mean temperature chamber during 8 minutes.
ओके, हम बात कर रहे थे इजेक्शन की। तो इजेक्शन में क्या है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। इजेक्शन और फ्रैक्शन क्या है? Fraction refer to the fact that among the healthy heart, some blood always remain within the chamber after each beat. Okay. अब इजेक्शन और फ्रैक्शन के अंदर बेटा जो हम परसेंटेज ऑफ द ब्लड ले रहे होते हैं विद द चैम्बर, उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन क्या है कि हर बीट के साथ जितना ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है या हर चैम्बर जितना ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं इजेक्शन। और फ्रैक्शन क्या है कि एक हेल्दी अडल्ट के अंदर आफ्टर इजेक्शन कितना ब्लड चैम्बर के अंदर रह जाता है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन कंबाइनली अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ द ब्लड विद इन द चैम्बर दैट इज पंप्ड आउट विद एवरी हार्ट बीट के। एक ब्लड एक चैम्बर से हर बीट के साथ कितना ब्लड इजेक्ट हुआ है और कितना चैम्बर के अंदर रिमेनिंग है, उसकी जो परसेंटेज है उसको हम कह रहे होते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। गॉट इट? कि इजेक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है? इजेक्शन हमने कहा है कि हर बीट के साथ, हर हार्ट बीट के साथ ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट, इजेक्शन है। फ्रैक्शन क्या है कि पंपिंग के बाद हर चैम्बर के ब्लड पंप करने के बाद कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द ब्लड इज रिमेन्स इनसाइड द चैम्बर ऑफ द हार्ट। और इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है कि वो ब्लड जो इजेक्ट हो चुका है और वो ब्लड जो चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है उसकी जो परसेंटेज है उसको हम कह रहे होते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके। अब ये नॉर्मल बेटा डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 55 to 65 भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 60 to 75 भी लिखा हुआ है। तो नॉर्मली ये 55 से लेके 75% होती है इजेक्शन फ्रैक्शन। सॉरी, अगर लेस देन 50% है, लेस देन 50% है तो पेशेंट इज डायग्नोज्ड केस ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी? इजेक्शन फ्रैक्शन की, हार्ट फेलियर की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, फ्रैंकले स्टार्लिंग लॉ की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये क्या हैं? आप इसको 1 मिनट के लिए पढ़िएगा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। ओके। हाँ बेटा, डेफिनेटली रोज आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे, क्यों नहीं आगे पढ़ना बेटा, अभी पूरी हमारी ये क्लास पढ़ी है। ओके,
So moving towards definition. एक मिनट. ओके, मायोकार्डियल फेलियर. अब मायोकार्डियल फेलियर क्या है कि abnormalities reside in the myocardium and lead to inability of myocardium to fulfill its function. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? मायोकार्डियम के अंदर है. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि मायोकार्डियम की, अगर मायोकार्डियम की इनएबिलिटी है, मायोकार्डियम प्रॉपरली ना कंट्रैक्ट कर सकता है ना रिलैक्स कर सकता है. हो सकता है कि मायोकार्डाइटिस हो गया है, हो सकता है कार्डियक टैम्पोनेट हो गया है, हो सकता है पेरिकार्डाइटिस गया है, हो सकता है कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है मायोकार्डियम के अंदर, हो सकता है ये हार्ट की लेयर्स के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं या कोई फ्लूइड अकमुलेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट. तो उसके रिजल्ट में क्या होएगा कि जो मायोकार्डियम है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता, या मायोकार्डियम अपना फंक्शन प्रॉपर फुलफिल नहीं कर सकेगा. डेफिनेटली उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि मायोकार्डियल फेलियर है. डेफिनेटली तला मायोकार्डाइटिस. ओके, एक्जैक्टली, वेरी गुड. ओके, दूसरा है सर्कुलेटरी फेलियर. अब सर्कुलेटरी फेलियर में हमने क्या कहा था कि abnormality ऑफ द सर्कुलेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएडिक्वेट इन द टिश्यू परफ्यूजन. अब अगर नॉर्मली सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होएगी तो व्हाट डू यू थिंक कि बॉडी की टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन होएगी? डेफिनेटली नहीं होएगी. तो उस कंडीशन में सर्कुलेटरी फेलियर के अंदर हमने बात करनी है वॉल्यूम की, ब्लड वॉल्यूम की, इसके अलावा ब्लड वेसल्स की ट्यून की, कि ब्लड वेसल के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी है या वेजो डायलेशन की एबिलिटी है. सेकेंडली, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है. अगर हार्ट का फंक्शन अब नॉर्मल है, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा. दूसरी कंडीशन ये है कि सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम है. तीसरी कंडीशन ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन की एबिलिटी ही नहीं है. तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि देयर विल बी ए सर्कुलेटरी फेलियर. जिस तरह हमने शॉक को डिफाइन किया था कि सर्कुलेटरी फेलियर क्या होता है, कि सर्कुलेटरी शॉक क्या होता है, कि उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इनएडिक्वेसी इन द ब्लड इन द बॉडी टिश्यू परफ्यूजन. अब सर्कुलेटरी फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो नीड और डिमांड है वो मिसमैच होना शुरू हो जाती है. नीड और डिमांड मिसमैच होती है, ये टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाती है, अपोक्सी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. लेकिन कंसिस्टेंटली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सर्कुलेशन में वॉल्यूम कितना है, ब्लड वॉल्यूम कितना है. सेकेंडली, ब्लड वेसल का कैलिबर किस तरह का है, उसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन की एबिलिटी है या नहीं है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म को वेलकम करती है या नहीं करती. थर्डली, हार्ट फंक्शन डिसऑर्डर तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से वो कार्डिक आउटपुट ही मेंटेन नहीं कर सकता. तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं सर्कुलेटरी फेलियर. थर्ड वन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हमने पहले भी कहा है कि हो सकता है ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर की एक कंडीशन हो. तो क्लिनिकल सिंड्रोम इन विच इज developed due to accumulation of the blood in front of left or right parts of the heart. अब लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करते हैं या राइट साइड पे बात करते हैं, तो दोनों साइडों पे अगर ब्लड की अकमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. जस्ट वेट 1 मिनट प्लीज. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, सर्कुलेटरी फेलियर क्या है और मायोकार्डियल फेलियर क्या है. ठीक है, ये तीन के अंदर आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन मिल गया है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर और मायोकार्डियल फेलियर. यहाँ तो कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी. यू आर ऑलवेज वेलकम टू हैव ए क्वेरी. ओके,
अब हम बात करते हैं नेहा की क्लासिफिकेशन की। नेहा क्या है? न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट। और ये नेहा की क्लासिफिकेशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से हैं क्योंकि ये यूएचएस में पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन हार्ट फेलियर एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू नेहा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, या अकॉर्डिंग टू AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्ट फेलियर। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब क्लास 1 के अंदर क्या होता है कि माइल्ड प्रॉब्लम होता है। माइल्ड के अंदर फिजिकली सिम्टम्स पेशेंट्स की क्या क्या आ रही होती हैं, या पेशेंट्स क्या सिम्टम शो कर रहा होता है। उसके अंदर पहली कंडीशन ये है कि क्लास 1 के अंदर माइल्ड हार्ट फेलियर होएगा। माइल्ड हार्ट फेलियर क्लास 1, इसके अंदर नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकती हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन माइल्ड हार्ट फेलियर होएगा, क्लास 1 होएगी। लेकिन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज अनड्यू फटीग। अगर कोई आप रूटीन के अलावा भी काम कर लेते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फटीग नहीं होगी। लेकिन इफेक्ट क्या होगा? रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगी, पल्पिटेशन हो सकती है, और साथ में एसओबी, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिज्नी होना शुरू हो जाएगा। अब मेनली क्लास 1 के अंदर माइल्ड हार्ट फेलियर होएगा, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको कोई काम से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो भी आपको फटीग काज नहीं करेगी, लेकिन आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, और साथ में या पल्पिटेशन होएगी, और उसके साथ क्या होएगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्नी होना शुरू हो जाएगा। दो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, वन इज इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन, एंड सेकंड वन इज डिस्निया, एसओबी, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ओके, अब माइल्ड केस के अंदर स्टेज 1 के अंदर या क्लास 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू नेहा उन्होंने ये कहा था कि हर बंदा अपनी रूटीन में काम कर सकता है, लेकिन अगर हार्ट फेलियर की पहली स्टेज माइल्ड क्लास के अंदर, क्लास 1 के अंदर हार्ट बीट इरेगुलर होना शुरू हो जाएगी, पल्पिटेशन होएगी, और एसओबी होना शुरू हो जाएगा। ओके वेल, अगर हम बात करते हैं क्लास 2 की, माइल्ड केस की अंदर बात करते हैं, ये भी क्लास 2, लेकिन इसके अंदर स्लाइटली लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अब क्लास 1 भी माइल्ड है, क्लास 2 भी माइल्ड है, लेकिन क्लास 1 और 2 के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है? क्लास 1 के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन क्लास 2 की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी and comfortable at the rest, but ordinary physical activity results in fatigue. पेशेंट्स अगर थोड़ा सा काम करता है, कोई ऑर्डिनरी एक्टिविटी करता है, तो क्या होएगा कि पेशेंट्स के अंदर फटीग होना शुरू हो जाएगी, और फटीग को रिजॉल्व करने के लिए उसको रेस्ट करना पड़ेगा, और पेशेंट विल फील कंफर्टेबल एट द रेस्ट। और बाकी कंडीशन जो माइल्ड केस 1 के अंदर, क्लास 1 के अंदर थी, वही होएंगी, लेकिन इसके अंदर स्लाइड लिमिटेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक एसओबी भी पहले कंडीशन के अंदर था, पल्पिटेशन भी थी, इंक्रीज हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट भी थी, अल्टीमेटली थी। तो क्लास 2 के अंदर क्या होएगा? क्लास 2 के अंदर लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। ओके, क्लास 3 की बात करते हैं तो क्लास 3 के अंदर, क्लास 3 के अंदर मॉडरेट कंडीशन होगी। मॉडरेट के अंदर लिमिटेशन और मोर होना शुरू हो जाएंगी। मार्क्ड लिमिटेशन, आपको स्पेसिफिक काम करने की इजाज़त होगी, बाकी काम आप नहीं कर सकते, हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो आप क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे, और अल्टीमेटली क्लास 2 के अंदर क्या था? स्लाइड लिमिटेशन थी। क्लास 3 के अंदर क्या है? मार्क्ड लिमिटेशन हो गई हैं, लिमिटेशन ज़्यादा हो गई हैं, बाकी वही चीज़ें फॉल करेंगी जो क्लास 2 के अंदर थी। कंफर्टेबल एट द रेस्ट but less than ordinary activity causes fatigue, rapid irregular heartbeat, shortness of breath, dyspnea। ये क्लास 1 से स्टार्ट होके क्लास 4 तक चलता रहता है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अकॉर्डिंग टू क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इंक्रीज होती जाती है, साथ में कुछ और साइन और सिम्टम्स ऐड होती जाती हैं। ओके, तो क्लास 3 मॉडरेट हार्ट फेलियर होता है। मॉडरेट हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि मॉडरेट के अंदर मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, उसके बाद होते हैं क्लास 4 के अंदर। क्लास 4 में क्या होता है कि सवेयर हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। अब सवेयर के अंदर पेशेंट इज अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट। अगर वो थोड़ा सा भी मूव करेगा उसको एसओबी होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा भी मूव करेगा पल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगी, फटीग होना शुरू हो जाएगी, एसओबी होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन सर्टेन कंडीशन के अंदर पेशेंट अगर रेस्ट पे भी है, कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर भी है, अगेन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एसओबी, अगेन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम dyspnea and palpitation as well. And if any physical activity is undertaken, discomforts increases. अगर थोड़ा सा भी मूव करता है, इवन गोइंग टू वॉशरूम, तो अल्टीमेटली उसके अंदर डिस्कम्फर्ट की वजह से पाल्पिटेशन, डिस्निया विल बी वर्सन. गॉट इट? तो यहाँ तक कोई क्वेरी? नेहा की क्लासिफिकेशन तक, हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन तक, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो. बाकी आपके पास कुछ टाइम है, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर आपने टेस्ट किसका देना है, कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है, ठीक है. और सेकेंडली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी 1 PM तक होएगी, 12:30 PM से लेके 1 PM तक, ठीक है. उसके बाद हाफ आवर है आपके लोगों के पास, आप उस क्विज को भी पढ़ सकते हैं. और बाकी जो लास्ट क्विज था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू, नहीं बताऊंगा, लेकिन यूएचएस के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत से लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया. और वन ऑफ माय डियर स्टूडेंट, उसने क्या किया, डार्ट लगा के पहले अटैम्प्ट किया है. एंड आई नो कि वो बंदी कौन है, वो बंदी और बंदा कौन है, ओके. क्योंकि जब आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके एंड्रॉयड सेल फोन का मॉडल तक शो हो रहा होता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ एंड्रॉयड सेल फोन यूज़ कर रहा है. तो काइंडली ये नेक्स्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आप नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. तो नेक्स्ट के लिए आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होएगा. अदरवाइज फिर आपको पता तो है इसी क्लास में क्या होगा उसके साथ, लेकिन मैं नहीं करूँगा. एनी हो, गुड लक. नहीं, इसका तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा है. अभी हमने हार्ट फेलियर को डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है. लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स पढ़े थे, लाइक हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपरपिट्यूटरिज्म के बारे में डिस्कस किया था. तो आप क्यों नहीं वो क्विज कंडक्ट कर लेते हैं? ओके, थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा बेटा, ठीक है. तो हम माइट बी मैं हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपरपिट्यूटरिज्म का क्विज कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है. और मैं नेक्स्ट ये करूँगा कि आप एक ही अटैम्प्ट में उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे. जो रिपीटेड अटैम्प्ट हैं वो मैं क्लोज कर दूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स रिपीटेडली 2 से 3 दफ़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. पहले उनके ग्रेड कुछ आ रहे होते हैं और सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में ग्रेड कुछ आ रहे होते हैं. तो ओनली 1 अटैम्प्ट विल बी अलाउड. उसके बाद क्विज अगर आप एक अटैम्प्ट से दूसरी अटैम्प्ट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, अटैम्प्ट ही आप नहीं कर पाएंगे. ओके, गेट इट? ओके, नेक्स्ट क्लास, हाँ डेफिनेटली बेटा मैं बता दूंगा आपको. आज ही फाइनल कर लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में आप लोग 5 मिनट लें, आपस में जो ग्रुप है उसमें डिस्कस कर लें कि किसका क्विज देना है. तो बाकी मैं कंफर्म कर दूंगा आपको. ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास एट 12:30 PM. लॉग आउट बेटा नहीं होगा, आपके नेटवर्क का इशू था. ओके, सी यू. मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ 12:30 पे.